तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो को लिखा है लुईस फिशर ने और ये एक हिस्ट्री बेस्ड चैप्टर है, मतलब हिस्ट्री के रिलेटेड इसमें चीज़ें जानने को मिलेंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में मैंने ये चैप्टर आपको बताया है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके सुने, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो कहानी शुरू होती है हमारी गांधी जी से। गांधी जी लखनऊ के अंदर प्रेजेंट होते हैं 1916 के अंदर, दिसंबर का समय होता है ये। तो गांधी जी अटेंड कर रहे होते हैं एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए होते हैं, जो हमारी कन्वेंशन होती है जस्ट लाइक मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग के अंदर वो बैठे हुए होते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद उनसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला बाय प्रोफेशन एक फार्मर होता है, जो कि कहाँ से आया होता है, चंपाहरण विलेज से आया होता है, जो कि बिहार के अंदर था। वो गांधी जी से कुछ ना कुछ मदद चाहता था। वो गांधी जी से मदद लेने के लिए उनसे बोलता है, उनसे मदद की गुहार लगाता है, उनसे बोलता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। गांधी जी उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प तो ज़रूर करता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतना बिजी हूं, मेरे को अभी देखो और भी बहुत सारी जगह जाना है, मेरे को लखनऊ भी जाना है और लखनऊ के बाद और भी जगहों पर जाना है। तो जो राजकुमार शुक्ला होता है वो बोलता है हाँ ठीक है, आप बिजी हैं, लेकिन वो फिर भी गांधी जी को फॉलो करता रहता है। जहाँ पर भी गांधी जी जाते हैं वो उनके पीछे होता है। तो एक दिन गांधी जी डिसाइड करते हैं कि ये आदमी मेरे को हर जगह फॉलो करता है, मेरे को भी इसकी मदद तो करनी ही चाहिए। तो वो डिसाइड करते हैं उसकी मदद करना और उसको बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि सुनिए राजकुमार शुक्ला जी, मैं कोलकाता जाऊँगा, वहाँ पर कुछ काम है, उसको कंप्लीट, जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा हम लोग एक साथ चलेंगे आपके साथ जहाँ पर भी आप मेरे को ले जाना चाहते हैं। तो फाइनली कोलकाता में गांधी जी का काम खत्म होता है, राजकुमार शुक्ला उनके पास पहुँच जाता है। राजकुमार शुक्ला उनके साथ पहुँचता है और उनको बोलता है कि चलिए चलिए, मैंने ट्रेन का इंतज़ाम कर लिया है, हम लोग पटना चलेंगे राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने। तो वो डिसाइड करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे जाना और दोनों डिसाइड करते हैं पटना के अंदर, वहाँ पर वो ट्रेन पकड़ते हैं पटना के लिए और राजेंद्र प्रसाद जी के घर की तरफ वो जाने लगते हैं। जैसे ही वो राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर पहुंचते हैं ट्रेन से, तब उनके गेट पर गार्ड खड़े होते हैं। राजेंद्र प्रसाद के गेट पे जो गार्ड खड़े होते हैं वो गांधी जी और राजकुमार शुक्ला को रोकते हैं, बोलते हैं अरे कहाँ बड़े चले जा रहे हो, साहब तो घर पर नहीं हैं। तो जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो घर पर नहीं थे और अचानक से अकस्मात समझ लीजिए कि तभी गांधी जी और राजकुमार शुक्ला पहुंचे थे। लेकिन वो जो गार्ड थे वो जानते थे कि जो राजकुमार शुक्ला हैं वो रेगुलरली राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने आते रहते हैं। तो वो ज़्यादा कुछ उन्हें नहीं बोलते और उन्हें इंतज़ार करने देते हैं घर के बाहर। लेकिन जो गार्ड्स खड़े होते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर के बाहर, वो उनको मतलब कि कुएं से पानी नहीं निकालने देते। कुएं से पानी क्यों नहीं निकालने देते? क्योंकि जो पहले अनटचेबल लोग हुआ करते थे, मतलब जो पहले लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनके साथ इस टाइप का बिहेवियर करा जाता था कि उनको कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था। तो इसी तरीके से गांधी जी को भी ट्रीट करा गया और गांधी जी को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। गांधी जी को इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि मुजफ्फरपुर जाएंगे वो, और मुजफ्फरपुर जाकर वो कुछ इन्फॉर्मेशन और भी लेंगे। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेंगे वो? आखिर जो राजकुमार शुक्ला है उसके केस के रिलेटेड उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो राजकुमार शुक्ला भी गांधी जी को नहीं बता पा रहे थे। क्यों नहीं बता पा रहे थे? क्योंकि राजकुमार शुक्ला इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो गांधी जी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मुजफ्फरपुर जाना स्टार्ट करते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर प्रोफेसर JB कृपलानी और जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं वो उनका वहाँ पर स्वागत करते हैं, बोलते हैं कि अरे गांधी जी आप आइए। और ये बात होती है मिडनाइट 15 अप्रैल 1917 की। तो आप सोच सकते हैं कि 15 अप्रैल 1917 की रात को गांधी जी मिलते हैं प्रोफेसर JB कृपलानी से और उनके स्टूडेंट से। डिसाइड होता है कि गांधी जी को रोकने के लिए भी एक जगह होनी चाहिए जहां पर गांधी जी रुक सकें। तो ये डिसाइड होता है कि गांधी जी को क्यों ना प्रोफेसर मलकानी के घर पे रोक दिया जाए। प्रोफेसर मलकानी भी एक प्रोफेसर थे जो कि उस टाइम की गवर्नमेंट के अंडर जॉब कर रहे थे। उस टाइम किसकी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिशर्स की। और ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर ये रूल बनाया हुआ था कि जो भी हमारे यहाँ पर नौकरी करता है, जो भी इंडियन, वो किसी भी ऐसे इंसान की हेल्प नहीं करेगा
जो कि इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहा हो। तो गांधी जी तो इंडिपेंडेंस की लड़ाई में सबसे आगे थे, तो इस वजह से प्रोफेसर जो मलकानी थे उनकी जॉब भी जा सकती थी, लेकिन वो बिना डरे गांधी जी को अपने पास रोक लेते हैं। गांधी जी जब उनके पास रुकते हैं तब बहुत सारे लोगों को ये खबर लग जाती है कि कोई महात्मा है जो उनकी मदद करने के लिए आए हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगते हैं और वो बहुत सारे लोग चंपारण विलेज के भी होते हैं कुछ, और आसपास के गांवों के भी होते हैं। तो फाइनली जो गांधी जी होते हैं वो सारी चीज़ों को जानना शुरू करते हैं। मुजफ्फरपुर के अंदर गांधी जी मीटिंग सेट करते हैं लॉयर्स के साथ। लॉयर्स जो कि इन किसानों का केस लड़ रहे थे, उनसे मिलने के बाद गांधी जी को पता चलता है कि ये लॉयर्स अच्छी खासी मोटी फीस ले रहे थे किसानों से। तो गांधी जी उन लॉयर्स को डांटते हैं कि ये गरीब किसान हैं, तुम इनसे इतनी महंगी फीस क्यों ले रहे हो। उनको डांटने के बाद गांधी जी उनको समझाते हैं सारी चीज़ें कि कैसे तुम्हें इनको फ्री करना चाहिए, कैसे तुम्हें इनकी हेल्प करनी चाहिए इस 15% अरेंजमेंट से। आखिर ये 15% अरेंजमेंट क्या था? तो ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया हुआ था कि रूल ये था कि जो भी फार्मर यानी कि जो भी किसान होगा वो अपने लैंड के ऊपर जो उसकी पूरी फसल होगी उसके अंदर से 15% क्या उगाएगा? इंडिगो उगाएगा। और इंडिगो वो जो 15% था वो सीधे सीधे ब्रिटिशर्स को पकड़ा देगा। ऐसा क्यों करेगा कोई भी किसान? क्योंकि ब्रिटिशर्स बोलते थे कि तुम्हें टैक्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो 15% जिस लैंड पे इंडिगो उगेगा उसे ही हमें दे देना, हमारा उससे काम चल जाएगा। लेकिन फिर कुछ समय बाद जब उन्होंने देखा कि किसान लोग कैसे फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करके और कैसे सिंथेटिक चीज़ों का केमिकल्स का इस्तेमाल करके इंडिगो को बहुत जल्दी उगा पा रहे हैं, तो फिर ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हुआ कि अरे हम तो कम टैक्स ले रहे हैं, इन इंडियंस से तो और भी ज़्यादा टैक्स लिया जा सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो उन सब किसानों को ये बोल देते हैं कि ये जो 15% का अरेंजमेंट का है, अब तुम ये 15% अरेंजमेंट से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ पैसा दो। इंडियंस तो निकलना भी नहीं चाहते थे इस अरेंजमेंट से। वो तो यही बोल रहे थे जो फार्मर्स थे कि कोई बात नहीं, हम अपने पूरे लैंड में से जहाँ पर 15% इंडिगो उगता है वो आपको देते रहेंगे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो बोलते हैं नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, हमें उस 15% के बदले पैसा चाहिए। मतलब अपना ही राज चला रहे थे ब्रिटिशर्स। तो वो धमकाते हैं जितने भी फार्मर्स होते हैं, और यहाँ तक कि अगर कोई उन्हें पैसे देने से मना कर देता है तो उसकी मार भी लगवा देते हैं, गुंडे बुला देते हैं, उसके घर के लोगों को मतलब चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं। फाइनली जब गांधी जी को ये सारी बातें पता चल जाती हैं तब वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं चंपारण विलेज के अंदर जाने वाला हूँ। वो वहाँ पर पहुँचकर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के कुछ ऑफिसर से मिलते हैं। जब वो वहाँ पर उन ऑफिसर से मिलते हैं तब वो गांधी जी को मना कर देते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से। ये बोलते हैं अरे तुम इस गांव के थोड़ ना हो जो हम तुम्हें ये सब चीज़ें बताएं, हम बाहर वालों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाले। तो गांधी जी फिर डिसाइड करते हैं सेक्रेटरी ऑफ ट्री हट डिवीज़न। ये जो ट्री हट डिवीज़न होता है ये मतलब इससे भी बड़ा एक डिवीज़न होता है जिसके नीचे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन होती है। लेकिन वहाँ पर भी पहुँचने के बाद गांधी जी को मना कर दिया जाता है कि आप बाहर से आए हुए हैं और आप इस गांव के नहीं हैं, इस एरिया के नहीं हैं, तो हम आपको किसी भी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी जी डिसाइड करते हैं मोतिहारी जाना। मोतिहारी वहाँ पर जाते हैं गांधी जी, मोतिहारी के अंदर एक घर लेते हैं और उस घर को ही अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। हेडक्वार्टर मतलब वहीं से वो सारी चीज़ें अब डील करने वाले थे, टैकल करने वाले थे, सारी इन्फॉर्मेशन, और वहीं पे वो रहने वाले थे, सारी इन्फॉर्मेशन भी वहीं पर वो गैदर करने वाले थे। गांधी जी को तभी पता चलता है कि पास ही गाँव में एक और फार्मर के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है या फिर उसके साथ अन्याय हुआ है। जब गांधी जी को ये बात पता चलती है तब वो डिसाइड करते हैं कि वो उस फार्मर से मिलने जाएंगे। मिलने के लिए वो एक हाथी को तैयार करवाते हैं और उस हाथी के ऊपर बैठकर वहाँ पर जाना शुरू कर देते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक ब्रिटिश सोल्जर मिलता है जो कि एक नोटिस दे देता है उन्हें। नोटिस के अंदर ये लिखा होता है कि गांधी जी आप फटाफट चंपारण से निकल जाइए, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, और अगर आपने हमारी ये बात नहीं मानी तो आपको कोर्ट के अंदर भी जाना पड़ेगा। गांधी जी डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस नोटिस को नहीं मानने वाले और इस नोटिस को डिसोबे करने वाले हैं, चाहे उन्हें कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े।
फाइनली गांधी जी को कोर्ट में बुलाया जाता है। गांधी जी कोर्ट में जाने से पहले राजेंद्र प्रसाद को फटाफट टेलीग्राफ कर देते हैं। टेलीग्राफ के अंदर वो ये लिखते हैं कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल लॉर्ड्स हों, मतलब कि जो जाने माने लोग हों, उनको फटाफट कोर्ट के अंदर लेकर पहुंचो, मेरे साथ उन्हें खड़ा कर देना मेरी मदद के लिए। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इनफैक्ट जब गांधी जी की हियरिंग, मतलब जब सुनवाई हो रही होती है कोर्ट के अंदर, तब वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है किसानों की। जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर गांधी जी के सपोर्ट में आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये जो कुछ डिटेल्स होती हैं वो वॉइस रॉय को भी दे देते हैं और कुछ डिटेल्स वो आश्रम तक भी पहुंचाना चाहते हैं गांधी जी, जिससे कि वो कनेक्टेड रहें आश्रम से भी और जो भी डिटेल्स हों वो आश्रम से भी लेते रहें। फाइनली जब कोर्ट के बाहर बहुत सारा क्राउड होता है तो ब्रिटिशर्स के जितने भी सिपाही वगैरह होते हैं या फिर जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं ब्रिटिशर्स, वो सब उस क्राउड को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो गांधी जी से बोलते हैं कि हमारी मदद करिए, इन लोगों को रोकिए, नहीं तो ना जाने ये लोग क्या ही कर देंगे। तो गांधी जी बहुत ज़्यादा मन ही मन खुश होते हैं। उन्हें ये लगता है कि देखिए कितने सारे फार्मर उनके साथ अब आकर खड़े हो गए, अब उन्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स के जितने भी पुलिस वाले थे वो भी उन फार्मर्स को नहीं रोक पा रहे। तो गांधी जी को खुशी तो होती है, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर, मतलब कि जो गांधी जी के अगेंस्ट खड़ा होता है कोर्ट के अंदर, वकील, एडवोकेट, वो ये बोलता है कि इस केस को अगली बारी के लिए क्यों ना अगली बार इस केस को देखा जाए। लेकिन जो गांधी जी होते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं, इस केस को आज ही देखा जाए, आज ही इस केस का डिसीजन करा जाए। तो ये चीज़ डिसाइड होती है कि आज ही उस केस का डिसीजन होने वाला है। फाइनली गांधी जी अपनी गलती मान लेते हैं कोर्ट के अंदर और वो ये भी बताते हैं जज को कि मैंने ऐसा इसलिए करा जिससे कि जितने भी चंपारण विलेज के लोग थे वो सब एक साथ आ जाएं। तो गांधी जी को जब गांधी जी अपनी गलती मान लेते हैं, गिल्टी प्लीड कर लेते हैं, तो जो वहाँ का कोर्ट होता है वो उन्हें रिलीज़ कर देता है विदाउट बेल, मतलब उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो गांधी जी जब आज़ाद होते हैं तो गांधी जी लॉयर्स से जाकर मिलते हैं और लॉयर्स से मिलने के बाद गांधी जी उनसे पूछते हैं कि अगर मैं गलती से जेल के अंदर चले जाता तो आप लोग पीछे से क्या करते, क्या आप मेरी किसी भी तरीके से मदद करते? तो वो लॉयर्स डायरेक्टली गांधी जी को मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हम तो कोई मदद नहीं करते, ये केस भी यहीं पर ख़त्म हो जाता। तो गांधी जी उन लॉयर्स को समझाना शुरू करते हैं, बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं ये गलत है, आप मेरी मदद नहीं करेंगे, इन किसान भाइयों की मदद नहीं करेंगे तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, कैसे हम अपने ही लोगों के ऊपर से अत्याचार को ख़त्म कर पाएंगे। तो कुछ लॉयर्स होते हैं जिन्हें उनके ऊपर दया आने लग जाती है और वो भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, लॉयर्स जितने भी होते हैं, कि देखो बाहर से आए हैं गांधी जी, उनको तो कुछ लेना देना था नहीं, लेकिन फिर भी वो कैसे किसानों की मदद कर रहे हैं। तो लॉयर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें भी हेल्प करनी चाहिए गांधी जी की। फाइनली ये डिसीजन लिया जाता है कि लॉयर्स बोलते हैं कि अगर आप जेल के अंदर भी चले जाते हैं, अगर आपको कुछ भी होता है, तब भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम आपको फॉलो करेंगे जेल के अंदर और ये बोलेंगे कि हमें भी गांधी जी के साथ जेल के अंदर बंद कर दो। तो सारे लॉयर्स भी ये चीज़ डिसाइड करते हैं। तो गांधी जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें अब इस चीज़ की खुशी होती है कि उनके साथ लोग भी खड़े थे और जितने भी लॉयर्स थे वो भी अब उनके साथ खड़े थे। तो उनकी एक तरीके से फोर्स खड़ी हुई थी। फाइनली जो सर एडवर्ड होते हैं ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। तो जो गवर्नर सर एडवर्ड गेट होते हैं वो ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी का सेटअप करते हैं, जिससे कि इस चीज़ का पता लगाया जा सके कि वाकई में जो गांधी जी क्लेम कर रहे थे, मतलब जो चीज़ें बता रहे थे गांधी जी, वो सच भी हैं या फिर नहीं हैं। ये भी सर एडवर्ड तब करते हैं जब गांधी जी उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार उनसे मिलने के लिए जाते हैं और बोलते हैं गवर्नर सर एडवर्ड गेट को कि आप इस चीज़ की जांच करें, वहाँ पर देखिए कैसे अत्याचार हो रहा है लोगों के ऊपर। तो फाइनली डिसाइड होता है, गांधी जी डिसाइड करते हैं उनके साथ बैठकर बहुत बार मीटिंग करने के बाद कि अब इस चीज़ के ऊपर जांच होने वाली है। और सर एडवर्ड गेट भी डिसाइड कर लेते हैं कि मैं भी अब इस चीज़ के ऊपर एक इंक्वायरी बिठाने वाला हूँ। इंक्वायरी का मतलब यही कि उन सब लोगों की जांच होगी जिन लोगों के ऊपर भी ये गांधी जी आरोप लगा रहे थे। तो यहाँ पर जब जांच होती है, जब इंक्वायरी होती है, तब इंक्वायरी के अंदर ये पता चलता है कि जो भी चीज़ें गांधी जी बता रहे थे वो सही थी।
और जब ये बात पता चलती है तो जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उनको ये लगता है कि अब तो जो भी हमने पैसा खाया है गांधी जी ये बोलेंगे कि उस पूरे पैसे को दो, लेकिन गांधी जी की ऐसी कोई भी मांग नहीं होती। गांधी जी बोलते हैं कि जितना भी तुमने पैसा खाया है उसका तुम 50% ही बेचारे किसानों को वापस दे दो। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं वो जैसे तैसे करके गांधी जी से बार्गेन करके उनको 25% पे राज़ी कर लेते हैं। मतलब जितना भी पैसा खाया था उसका सिर्फ 25% ही वो वापस देने वाले थे। तो गांधी जी एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने का रीज़न ये था कि अब अगर आगे से ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स कुछ भी अत्याचार करने की सोचेंगे लोगों के ऊपर तो उनके दिमाग में ये इंसिडेंट्स याद आ जाएगा कि कैसे बहुत सारे फार्मर्स एक साथ खड़े हो गए, कैसे बहुत सारे लॉयर्स एक साथ खड़े हो गए और अपने ऊपर फार्मर्स के ऊपर अत्याचार नहीं होने दिया और लॉयर्स ने भी उनका कैसे सपोर्ट करा। तो गांधी जी को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी। लेकिन यहीं पर गांधी जी रुकते नहीं हैं, वो और भी बहुत सारे चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं। तो गांधी जी को आखिर अब चंपारण के अंदर और क्या चीज़ें करनी थी। अब जो वो 15% वाला अरेंजमेंट था, जो 15% वाली डील थी, वो भी ब्रिटिशर्स की एक तरीके से ख़त्म ही हो गई थी। तो अब क्या करना चाहते थे गांधी जी? गांधी जी वहाँ पर कुछ सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। मतलब कि वहाँ पर कल्चरल रिफॉर्म्स और सोशल रिफॉर्म्स, मतलब वहाँ के लोगों के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते थे। उनके रहने का और उनके खाने पीने का और उनके पढ़ाई लिखाई के जो भी चीज़ें थी उनके अंदर थोड़ा सा चेंज लाना चाहते थे। इसके अंदर वो डॉक्टर्स को बुलाते हैं जो उनका आश्रम होता है वहाँ से, जो कि वॉलेंटियर सर्विस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की मदद करता है। और अपनी वाइफ को भी बुलाती हैं जिनका नाम होता है कस्तूरबा गांधी, और उसी के साथ जो उनके बेटे होते हैं महादेव देसाई वो भी आते हैं उनकी मदद करने के लिए, और उसी के साथ उनके बेटे की जो वाइफ होती है वो भी आती है। तो ये सब लोग वहाँ पर मिलके सब लोगों की हेल्प करने लगते हैं। चंपारण के अंदर लोगों की ज़िंदगी अच्छी करने की कोशिश करने लगते हैं। जो हमारी कस्तूरबा बाई होती हैं, मतलब गांधी जी की जो वाइफ होती हैं, वो वहाँ की औरतों को हाइजीनिक तरीके से कैसे रहना होता है, कैसे बच्चों को सैनिटेशन से रखना होता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर उनकी मदद करती हैं। इसी के साथ एक दिन की बात होती है कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल होता है जिसका नाम होता है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूस। वो गांधी जी के पास आता है और वो गांधी जी से बोलता है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। जितने भी वहाँ पर लॉयर होते हैं वो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं और वो खुश भी होते हैं। उनको ये लगता है कि अगर ब्रिटिशर्स से कोई हमारी टीम के अंदर आ जाएगा तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि देखो तुम्हारे लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं हमारे ऊपर दया करके। लेकिन गांधी जी उसको क्लियरली मना कर देते हैं। मना करने का रीज़न ये होता है क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि वहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडियंस हैं, उनको ये लगे कि हम लोगों को ब्रिटिशर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम हर चीज़ को विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो होती है, गांधी जी वहाँ के लोगों के अंदर चेंज लेकर आते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी होती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर है तो एक बार इसके वीडियो आप और देख सकते हैं, एक बार बुक से भी इस चैप्टर को रीड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से इन क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।